दिनमान से ये संयोग बन रहा है, जी इसका एक महत्व है हमारी जिंदगी में। जी। हमारा पहला कार्टून 1967 6 जुलाई को बनाया था। 7 जुलाई को अपीयर हुआ था कानपुर में। अच्छा। उसके कुछ दिन बाद दिनमान टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन, हिंदी का साप्ताहिक समाचार साप्ताहिक था। रघुवीर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी उसके संपादक शुरुआत की थी उन्होंने, और वो जा चुके थे। और तब उनका दायित्व संपादन का रघुवीर सहाय जी के ऊपर आया था। उन्होंने छापना शुरू किया और राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिनमान की ही देन है। आज 56 साल बाद एक कंटिन्यूएशन है कार्टूनिंग का। आज फिर दिनमान से साक्षात्कार हो रहा है, तो ये एक मेरे लिए बहुत सुखद संयोग है। आप लोग सर्दी का कैसा एंजॉय कर रहे हैं? श्याम जी। भाई मिलिंद जी तो गर्मी अमेरिका में रहते हैं, इनको तो ठंड लगती है। मैं तो फिलहाल अभी मुंबई में हूँ। मैं तो अपनी टी शर्ट पहन के ही बैठा हूँ कि राहुल गांधी की तरह। अब आपने शुरुआत ऐसी कर दी कि सर्दी से तो हमें कोई खास तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो देश के वातावरण है राजनीतिक, उनमें गर्मी है। हाँ, उसमें गर्मी है, सड़ांध है, क्या है ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन रहना तो है हम लोगों को इसी में। हाँ सर, वही बिल्कुल आपने सही कहा कि जो वातावरण चल रहा है इस समय या काफी समय से, जो राजनीतिक वातावरण है उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहे हैं। कुछ अच्छे बदलाव भी हैं तो कुछ खराब भी हैं, लेकिन हमें उनके संग निर्वाहन करके ही रहना पड़ रहा है। ये अच्छे खराब जो थे ये सब कमजोरियां एक लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें रह गई हैं। इनको एड्रेस नहीं किया गया आज तक। इन समस्याओं से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इन जितनी सुविधाएं हैं, जितनी सहूलियतें हैं, जितनी छूट है लोकतंत्र में, उसका दुरुपयोग न हो, इसका कोई समुचित वो समाधान नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन इससे लोकतंत्र का महत्व नहीं कम होता। लोकतंत्र ही एक रास्ता है जो कार्टूनिस्ट को भी जिंदा रख सकता था और समाज को भी जिंदा रख सकता था। आज कार्टूनिस्ट बहुत ही दुर्गम दुस्साध्य स्थितियों में हैं। आप लोगों का साहस देख के हमें ताजुब होता है कि अब किस तरह सरवाइव कर रहे हैं सब लोग। लेकिन लौ जलती रहे, इसलिए आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है, और तो आपका तरीका भी, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको आप अपना खाली चैनल न समझिए। इसको एक कार्टूनिस्टों के लिए मंच की परिकल्पना थी मेरी, वो पूरी होने की संभावना दिखती है, लेकिन सीमित साधनों में कहाँ तक कर सकते हैं आगे को। मैंने बहुत प्रयास किया। 1967 में पेंसिल से बना के कार्टून ले गया था। नरेंद्र मोहन जी संपादक थे और मालिक भी थे, और शायद पहले हिंदी में ऐसे संपादक थे जिन्होंने दैनिक अखबारों को एक नया कलेवर दिया, नई सोच दी, नए तरीके से डिस्प्ले करना शुरू किया, और सामग्री का समायोजन भी इस तरह किया गया कि अच्छा अखबार बन सके। उसके बाद तमाम सिलसिला चल पड़ा। मैं भी तमाम लंबी यात्रा दैनिक जागरण शुरू करने के बाद फिर दिनमान ने जो हमें एक ओपनिंग दी, फिर और पत्रिकाएं, रविवार, करंट, ब्लिट्स, ऑर्गेनाइजर, संकर्ष वीकली, ये सब मैगजीन्स मुखपृष्ठ पे बड़ी इज्जत से छाप रही थी। और अखबारों का सिलसिला भी एक फ्रीलांसर की हैसियत से
रहता फ्रीलांसर जरूर था, लेकिन स्थिति एक एडिटोरियल कार्टूनिस्ट से ही अभिव्यक्त होती थी, जुड़ाव होता था। अखबार बदलता रहता था, लेकिन लोगों का विभिन्न स्थानों की ऑडियंस, रीडरशिप उतना ही प्रभावित होती थी, उतना ही प्रेम देती थी, उतना ही लगाव करती थी, उतना ही इंतजार करती थी। पहला प्रश्न मैं हर एक के मुंह से, पहला प्रश्न मैं कार्टून देख लेता हूँ और फिर अखबार रख देता हूँ, क्योंकि हमें आज की खबर क्या है उसका अंदाज हो गया। तो ये स्थितियां थी। एक बहुत ज्यादा लगाव था, उनको उम्मीद थी कि काक ने इस बात पे कुछ कहा तब तो उनको संतुष्टि हो जाती थी, अगर नहीं कहा तो उनको बड़ी शिकायत रहती थी, भाई आपने इस पे नहीं कुछ बनाया। अब उनको यही स्थितियां समझ में आती थी कि एक समय प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, उसको हानि ना होनी चाहिए, मंच का टूटना नहीं चाहिए, मंच का अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, वो मुझे भी ध्यान रखना है। उसके अलावा मेरी अपनी आंतरिक स्थितियां भी थी कि समस्या क्या है, समस्या क्या कहा जाना है, कैसे कहा जाना है, और कहना है कि कुछ देर रुकना है। अगर एक बार कह दिया तो मैं फिर उसको छोड़ता नहीं था। लोगों को लगता था कि जिसकी खटिया खड़ी करनी हो वो काक को लगा दो पीछे, लेकिन काक पीछे नहीं लगते थे। हमारे किसी व्यक्ति विशेष को ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता था, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे जितना प्रसिद्ध हो, चाहे जितना लोकप्रिय हो। मैं उसके दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखता था, समस्या को समस्या की तरह देखता था, और जब तक समस्या का समाधान कुछ समझ में ना आवे, निष्कर्ष न निकले, कुछ प्रभावित न हो पावे, तब तक मैं लगा रहता था, उसको कंटिन्यू करता था। तो स्थितियां इस तरीके से चल रही थी। कार्टूनिंग तब भी बड़ा कठिन था, कार्टून से बड़ा परहेज था, हिंदी अखबारों को डरते थे। मैंने इस डर को करने की कोशिश की। मैंने जो चरित्र चुने अपने, बहुत ही देशज, घनघोर देशज, गांव के आदमी। हमारे बुढ़ऊ जो पैदा हुए तो उनका फिर सारा संसार बसाना शुरू हुआ कि भाई इनके साथ डायलॉग करने वाला तो चाहिए। हालांकि हमारे बुढ़ऊ का जो मिजाज था ये था कि जिस महफिल में हो उस महफिल के हिसाब से अपने को ढाल के अपने बात कहते थे, लेकिन कहते अपने तरीके से। तो इस तरीके से कार्टूनिंग को प्रभावित भी तब कैरेक्टर्स चुने जाते थे कि मध्यम वर्गीय है, कोई बाबू है, कोई गांव का चौधरी है। अखबारों को सहूलियत होती थी कि हम इससे दिखा के हम समाज बढ़ रहा है आगे, इसको परिलक्षित करके हम अपना प्रकाशन कर रहे हैं और शासन प्रशासन को दिक्कत भी न हो। लेकिन मैंने चुना उस व्यक्ति को, उस पर्सनैलिटी जो अभिव्यक्त की मैंने बुढ़ऊ की, वो मतलब उसका वेशभूषा आप लोग देखते ही होंगे। आपत्ति होती थी। टेलीप्रिंटर तब चलते थे, टेलीफोन नहीं था, टीवी नहीं थी, ये सब चीजें थी नहीं। उस स्थिति में टेलीप्रिंटर पे, भाई ये बनारस से टेलीप्रिंटर आ रहा है, बड़ा लंबा लंबा, ये नहीं है, इसको बुढ़े को। हमने कहा ये बुढ़ा नहीं तो मैं नहीं। और कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो समाज की कार्टून जागृत समाज की, जिंदा समाज की चीज है। उससे एक पैमाना बनाया जा सकता है कि यहाँ पे लोकतंत्र कितना मजबूत है, और उसके माध्यम से एक कैरेक्टर हमारा बूढ़ा गरीब दिखता है, वो अपने को गरीब मानता नहीं है, उसको अपनी वेशभूषा से की चिंता नहीं है, वेशभूषा उसको सहूलियत लगती है, वो पहनता है। आपके दिखावा के लिए वो वेशभूषा नहीं बदलता। तो ऐसे कैरेक्टर्स भी ढूंढने पड़े। जमादारीन आई, जमादारीन में भी आपत्ति आई। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के गेट पे प्रदर्शन होने लगा
हमें बताया गया कि कुछ लोग बैठे हुए हैं नीचे, प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्टून के लिए। हमने कहा हमारे कार्टून के लिए प्रदर्शन कोई कर ही नहीं सकता है, कोई चू भी नहीं कर सकता है, कोई अगर करता है कुछ नाराजगी दिखाता है तो खुद फंस जाए। क्योंकि मैं एक चीज तौल के काफी अपने को मनन करके 24 घंटे लगते हैं हमें एक छोटा सा कार्टून बनाने के लिए। तो मैं गया नीचे, भाई क्या बात है, कह रहे ये, हमने कहा ऊपर 3-4 लोग आ जाइए, आप केबिन में बैठ के बात करते हैं। फिर आए वो लोग, वो शायद प्रायोजित लगते थे, तो जनसत्ता छोड़ के नवभारत टाइम्स में आया था। तो कहने लगे वो जब मैं चल रहा था, वो कह रही थी जमादार ने महिलाएं कि बताओ कौन है, उसको हम मोर बनाएंगे। अब मोर बनाने का तात्पर्य आप समझ सकते थे। हमने कहा अब आए तुम सही बात है, अब हमारा तुम्हारा डायलॉग हो सकता है, जो कहना है कहने का तरीका तुम्हें उनको मालूम है और वो वही है। तुम इसका सुंदर क्यों बनाते हो? कि हमने कहा सुंदर है, और राजस्थान, ज्यादातर दिल्ली में तब राजस्थान की और ये महिलाएं होती थी, तो उनका सुगठित शरीर होता था और उनके वेशभूषा भी जो मैं बनाता था वो वही रहती थी। हमने कहा जब वो आती है मोहल्ले में तो अपने अस्तित्व के साथ आती है। तरह तरह के कमेंट का आप जैसे लोग कमेंट भी करते होंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए, उसके कमेंट करते जवाब मिलता हो। तो निराला की ये कविता है कि देती थी सबके दांव बंद हुए, एक महिला के लिए लिखा था, तो सबके दांव देती थी और उसकी अभिव्यक्ति, आखिरी अभिव्यक्ति, उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। देशज भाषा, यहाँ तक कि भदेश भाषा में जो लोकोक्तियां हैं अपने समाज में, उसके आगे आप कोई भी विद्वान, कोई भी संपादक, कोई भी लेखक, कोई भी कलाकार, कोई भी हीरो उससे बेहतर नहीं कर सकता। वो आखिरी एक्सप्रेशन होता है, वो अपना अभिव्यक्ति होती है, उससे उससे सशक्त बात और कहने का तरीका नहीं निकल सकता। अब आप लोग अपनी बताइए, हम ही सब बोलते चले गए। जी नहीं, आपको ही सुनने के लिए आए थे और आपको ही सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। देखिए 55 से ज्यादा साल हो गए आपको कार्टूनिंग शुरू किए हुए। 56 साल अभी हिसाब लगा, 56 साल। बिल्कुल, मैं समझ तो सकता हूँ क्योंकि आज मुझे खुद 45। बना तो नहीं रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद कई 10-15 साल प्रभासाक्षी.com के लिए बालेंद्र दधीच संपादक थे, उसके लिए करता रहा। लेकिन एक कंटिन्यूएशन आज भी, अब ये कसरत करनी पड़ रही है हमारे लिए, जो आपके लिए बहुत ही सहूलियत साधारण का बात मालूम है, हमारे पहाड़ हो गया। अब संयोग हमें डर लग रहा था कि जुड़ पाऊंगा कि नहीं जुड़ पाऊंगा। तो अब इस उम्र में तमाम ये चीजें हमको अब कर होते तो अक्सर कई बार यहाँ 6-7 बार तो यहाँ शूटिंग हो चुकी है, लेकिन वो जो आती थी टीम अपना करके, हम तो बैठ गए, अपना भाषण दिया और जो कुछ दिमाग में आया बोल दिया, कोई तैयारी नहीं की। लेकिन एक बात है काक साहब जी, कि लोकतंत्र तो वही का वही है जो पहले था, आज भी वही है, कमोबेश वही चीजें हैं, और बल्कि उससे कुछ चीजें तो और भी ज्यादा खराब हो गई हैं। लेकिन एक चीज स्पेशल आई है आम आदमी के हाथ में, और वो आई है सोशल मीडिया की ताकत। हाँ, ये ठीक है, बोलिए। सोशल मीडिया की ताकत जो है, उससे एक आम आदमी में इतना साहस जरूर हुआ है कि वो अपने आसपास की कोई भी समस्या, कोई छोटी मोटी समस्या है या बड़ी कोई अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको वो तुरंत संबंधित अधिकारियों से, संबंधित मंत्रियों से, उनसे संपर्क करके उसे दिखा सकता है, फोटो दिखा सकता है कि देखिए यहाँ सड़क टूटी हुई है, यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया की ताकत से गलत चीज फैलने से रुक सकती है। पहले जरा सी कोई हवा चिंगारी फैलती थी, उससे पूरे शहर में दंगा हो जाता। आज सोशल मीडिया की ताकत से ये होता है कि जो गलत नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं वो उजागर होते हैं।
तो सोशल मीडिया जो है, मैं समझता हूँ कार्टून के लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत है। हम संबंधित चीजों का कार्टून तुरंत हाथ के हाथ बना के और हम सोशल मीडिया पे डालें और उसके फॉलोवर बढ़ाएं, तो लोगों को देखने को ज्यादा मिलता है। और जी, हमारा जो ये कार्टून है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उसकी ताकत बढ़ सकती है, और बढ़ भी रही है। बहुत से लोगों की तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम लोगों की भी बढ़ रही है। हम लोगों की शायद उतनी नहीं है जितनी बहुत से और अन्य लोग हैं, उनकी कार्टूनिंग की ताकत जो है वो बहुत है। उनकी हजारों लाखों में उनके जो है फॉलोवर और उनके जो लाइक करने वाले और कमेंट्स करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैं ये, समझता हूँ, हाँ, मैं बोलना शुरू करूँ। ये हाँ जी हाँ, ये जो आपने, इस पे मैं आना चाहता था। सोशल मीडिया ने तमाम चीजें ध्वस्त कर दी हैं। एक तो मोबाइल ने सब कुछ बदल दिया। आज मोबाइल से ज्यादा कोई क्रिएशन नहीं, कोई अपने को अभिव्यक्त करने का जरिया नहीं। और इसने जब अखबारों को टीवी ने नुकसान पहुंचाया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाया था पहले, तो पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होकर देखने आ गए थे, और उसको फिर कलर टीवी ने पीछे किया, पीछे धकेला। उसके बाद ये मोबाइल आया, मोबाइल ने सबको धकेल दिया। अखबार पीछे चले गए, फिल्में पीछे चली गई, और कार्टूनिस्ट भी प्रभावित हुआ। क्यों कार्टूनिस्ट को दम्भ हो जाता अखबार में छप जाने पर। ये एक भ्रांति पैदा हो जाती कि हम तो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही सर्वज्ञ हैं, तो हमसे ज्यादा कोई अच्छे तरीके से कह नहीं सकता। वो सोशल मीडिया ने ध्वस्त कर दिया। एक कुछ सेकंड्स के रील वो कह जाती है जो आपको कहने में सर के बल होना पड़ेगा। तो ये प्रतिभा समाज में बिखरी पड़ी थी, लेकिन ये लामबंदी थी, चाहे अखबार रहे हों, चाहे टीवी चैनल रहे हों, चाहे फिल्में रहे हों। इस तरह इतनी जकड़न है कि वो एक माफिया का स्वरूप धारण कर लेती है। इस चीज को, हालांकि यहाँ पे भी कंट्रोल है, तमाम चीजें। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अब वो अप्रसन्न इतना, ये फिल्मों के जो इकट्ठा होते हैं और आवाज उठाते हैं, बुद्धिजीवी हैं, फलाना है, ढिमाका है। एक महिला आई, एक लड़की आई, क्या नाम है उसका, अभिलिप्सा। उसने हर हर संभव गा दिया। जी अब वो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया। जी 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 उसने खाली उसने एक्स टेम्पोर, सप्तम स्वर समझिए, उसमें गाया है, और कहीं भी लोच नहीं है उसमें। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि किसी हीरो की इतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो सकती है। इतने कितने ही आपको उदाहरण मिलेंगे। तो और वो शायद वो फिल्मों के भरोसे होती, तो वहाँ तमाम चीजें जुड़ जाती हैं, उसको एक किनारे अंदर सीढ़ी चढ़ नहीं देते। तो ये जो सोशल मीडिया है, उसने कार्टूनिंग को भी एक धक्का दिया है। कार्टूनिस्ट को याद रखना चाहिए कि जिन पार्टीशियंस को आप इंगित कर रहे हैं, हम तो ये समझते हैं, बहुत दिन से मैं तो वो पॉलिटिकल बड़े कार्टून बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जिसका चेहरा आ गया, वो चाहे जितना आप उसके अगेंस्ट में बनाया, वो लाइमलाइट में आ गया, वो उसको महत्व मिल गया। इस दृष्टि से देखना चाहिए। और कार्टूनिस्ट एक प्रतिष्ठान में दबाव रहते हैं। उस दबाव से लड़ने के लिए मैंने बड़े प्रयास किए हैं। बात हम जब तक सही नहीं कहेंगे, आप में कहीं भी लोच होगा, कहीं भी स्वार्थ होगा, कहीं भी आप जड़ मतलब वो बायस्ड होंगे, तो वो आप रीडर उसको पकड़ लेता है। तो कभी कभी अखबारों से नाराज है। मैंने एक प्रयास किया था, शायद ये आपको दिखाई न पड़े, लिथो प्रिंटिंग में
जमीन पे लेट लेट के लिथो इंक से बनाना। ये 1975 की बात है कि मैं अरे बहुत बहुत कार्टून को हर हर दृश्य में, हर तरीके से उसका उपयोग हो सकता है, और उसका माध्यम है। हमारे लिए कार्टून बनाना साध्य तो नहीं था, साध्य तो था, लेकिन उसका उपयोग हम करना चाहते थे। उससे खलबली मची, अथाह प्रेम मिला। सारे हिंदुस्तान में कम से कम आधा हिंदुस्तान जो हिंदी भाषी है वो सम्मोहित सा हो गया। लोग कहते थे काक साहब आप अपने को जानते नहीं। हमने कहा जान के क्या करें, जान के हमको और भय लगने लगता है कि हमको किसके आगे जाना है। तो आग की तरह लोग काक काक करने लगे। काक बेचारे अंदर से भयभीत रहते थे कि आता जाता कुछ है नहीं हमें, और इनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। तो ये चेष्टा ये थी कि भाई आप अपनी मैगजीन, तो लेकिन एक ही दो इशू निकाल पाए थे, इसके बाद हमारी हिम्मत टूट गई। एक मित्र थे, उन्होंने फाइनेंस करना शुरू किया था, लेकिन हमने कहा भाई ये दुस्साध्य है। तमाम कोशिश की, उसके बाद भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं। लेकिन इससे मतलब नहीं हम अखबार से असंतृप्त हो गए। अखबार से जुड़े रहते थे, लेकिन अपना एक समानांतर कुछ खड़ा करना। इसी चक्कर में कार्टूनिस्ट क्लब की सब, जोगोटा जी जानते होंगे कि सब मित्रों ने मिलकर फॉर्मेशन की, और करीब 1 घंटे 1.5 घंटे आके अजित पांजा थे तब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डुके रहे। बल्कि हम लोग उब गए कि कब जाएं, कब हम और कार्यक्रम शुरू करें। इतनी रुचि दिखाई थी उन्होंने एक एक उन कार्टून दिनों। देखा था। हाँ, एक उन एक दिनों। कार्टून जितने हमने एग्जीबिशन में लगाए थे सब देखे थे उन्होंने। हाँ, सब वो कार्टून अहमद के और कुट्टी। कुट्टी के। हाँ, उनके अब कैसे डिस्प्ले किया जाए, क्या किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स वो ने मदद कर दी थी, स्पॉन्सर कर दिया था थोड़ा बहुत। बाकी सब हमारे यही सब मित्रों ने सहयोग दिया और वो आयोजित हो गई, और उसका कवरेज भी बहुत ज्यादा हुआ। अब सहयोग ऐसा कि न कुट्टी वहां मौजूद थे, न अहमद मौजूद थे, टीवी वाले दूरदर्शन वाले आके, अब मैं तो वहां संरक्षण के लिए। तो लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने अपने, हमने कहा भैया भाई तो हमारे साथ दिक्कत हो गई, कोई प्लान तरीके से हुआ नहीं, आए नहीं, और प्लान तरीके से बात बनती भी नहीं एक निरपेक्ष और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए। तो कम से कम 3-4 बुलेटिन उसकी रिपीट की थी। तो कोशिश ये रहती थी कि भाई कोई, फिर कई बार मैंने आयोजनों में कहा भी भाई कार्टूनिस्टों को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत आनी थी। यानी कि हमारे दिमाग में आता था कि ये खाली हिंदुस्तान में नहीं आई, सारा विदेशों के अखबार, सारे बड़े से बड़े दिग्गज अखबार गायब हो रहे हैं, अमेरिका के अखबार। ये तो ये कोई, अब आज आपने एक रास्ता चुना है, पहला कदम भी अभी नहीं है, लेकिन उस दिशा में ही सोचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत, बड़ा कड़ा सहयोग, परस्पर मिल के बात कैसे किया जाए, इसको कैसे एक सशक्त प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ये आप लोगों ने बड़ा बड़ा भारी उत्तरदायित्व ले लिया। इसीलिए मैंने ये झंझट में पालता नहीं हूँ, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। इसीलिए 2-4 बातें कहने के लिए और बात करने के लिए आप लोगों ने एक संवाद आपस में बातचीत के साथ में ये किया, ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन बातचीत में बड़ा संयत रहना चाहिए, क्योंकि कार्टूनिस्ट सर्वोपरि नहीं है, कार्टूनिस्ट उत्कृष्ट है। कार्टून के ज्यादा से अच्छे माध्यम कोई नहीं हो सकता है। कार्टूनिस्ट अपने आप में दार्शनिक भी है, कलाकार भी है, संपादक भी है, और एक वो अभिनय करता भी है, क्योंकि उसको जो कार्टून एक प्लेटफॉर्म होता है, पूरा कार्टून में
हर कार्टून बोलता हुआ नजर आता है। अब उसमें भले ही आप इंट्रोडक्टरी लाइन लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हर व्यक्ति का, हर चीज का वो एक समायोजन होना चाहिए जो उसके कार्टून के मर्म को सामने रख सके। भाषा कर पात्रों की ऐसी होनी चाहिए कि उसके मुंह से बड़ी से बड़ी बात कहे, लेकिन उसके अपनी भाषा में कैसे अभिव्यक्ति। इसीलिए पात्र मैंने चुना, ऐसे पात्र चुने कि वो आप रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी रिएक्ट कर रहा है, वो आपसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, वो दिन भर में आपसे ज्यादा चीजों के बारे में अपनी टिप्पणी देता है, लेकिन अपने तरीके से देता है। उससे अच्छी आप टिप्पणी चाहते बड़े विद्वान हो, संपादक हो, पत्रकार हो, आप उससे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर से निकली हुई बात होती है और अभिव्यक्ति की रवानगी होती है। भाषा हजारों साल में बन पाती है, कोई भी भाषा। तो युगों युगों से जो गांव का आदमी चाहे बोल रहा है वो डेवलप हुई है, उसके बाद उसमें कितने शब्द जुड़े हैं कि, लेकिन जुड़े भी तो उसके अपने तरीके से जुड़े। तो ये हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चीजें बढ़ेंगी, लेकिन इसमें जी मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हम लोग मेरे ख्याल से काक साहब से मिले थे 1990 में, जब हमने कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की एक फॉर्मेशन की थी। उसमें काक साहब हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो हम लोगों के पास कोई मीटिंग का कोई ऐसा कोई परमानेंट स्थल नहीं होता था, तो मंडी हाउस के ही किसी बड़ी बिल्डिंग के प्रांगण में या उसके पार्क में हम लोग बैठ जाया करते थे और गोला घेरा लगा के बैठ जाते थे और सब लोग अपनी मीटिंग वगैरह जो भी अपने वहां करनी है, आपस में जो बातचीत करनी है, आगे की योजना बनानी है, वो सब काक साहब करते थे। उस समय मेरे को याद है काक साहब एक सफेद रंग की फिएट गाड़ी में आया करते थे और गाड़ी पे शायद लिखा हुआ ही था काक, आपने कुछ नहीं पता नहीं, याद नहीं। व्हाइट कलर की गाड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं काक लिखा हुआ था, मतलब मुझे याद आता है कहीं शीशे पे या कहीं पे। तो हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार देखते थे कि भाई काक साहब आएंगे तो फिर आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। वो बड़ा रिस्की था भाई जगोटा जी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बैठे थे, तो लगा कि, बल्कि एसपी सिंह संपादक थे, डिप्टी संपादक थे, उन्होंने कहा कि भाई नेतागिरी। हमने कहा नहीं भैया, नेतागिरी नहीं, एक कार्टूनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म की परिकल्पना है मेरी, और मैंने इसको अब काम टाइम्स ऑफ इंडिया में कर रहा था और मदद ले रहा था हिंदुस्तान टाइम्स की, तो ये भी एक जटिल प्रक्रिया थी, कुछ भी इम्प्रेशन हो सकता था। तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा भाई आप लोग संभालिए, और कुट्टी को कहा था कि इनको प्रेसिडेंट बना लीजिए। तो कुट्टी भी चले गए थे, शायद विदेश वगैरह चले गए थे। हाँ, वो नहीं आगे बढ़ सका। काफी बुजुर्ग थे वो भी, और आते थे अपनी धर्मपत्नी के साथ आया करते थे वो। अब ये आपको दिखाएं, नीतीश कुमार ने बुलाया था, हमसे आग्रह किया था कि रेलवे के लिए कार्टून बना दे। अच्छा जी। अब वो बुकलेट थी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हमारे कार्टून थे, और अंग्रेजी में उसको शेखर गुरेरा को लिया था, हिंदी में हमने दिए थे। ये करीब 30-40 कार्टून मेरे थे। ये करीब जब नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे, ये करीब 2000 के आसपास की बात होगी। तो रिटायर होने के पहले, वो रिजिग्नेशन देने के पहले ये किताब छप चुकी थी। अब उसमें हमने कुछ मतलब कार्टून बनाए थे, हमने कुछ कार्टून आपको भेजे भी हैं जगोटा जी को। तो मैं अभी लगा नहीं पाया हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे को व्हाट्सएप में थे। मैं एडिटिंग में जोड़ दूंगा, मैं एडिटिंग में जोड़ दूंगा। आपकी जानकारी के लिए भेजा, लगाना नहीं लगाना अपने हाथ में नहीं होता है, क्या है, कितनी गुंजाइश है वो हो पाए। मैं एडिटिंग में जोड़ दूंगा। कार्टून हर क्षेत्र के लिए बनाया जा सकता है, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो
रेलवे हो, चाहे कोई भी सिंचाई विभाग हो, चाहे कृषि हो, चाहे रक्षा विभाग हो, हर एक चीज, हर एक जगह के लिए कार्टून बन सकते हैं। और कार्टून की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती थी। इस दिशा में भी कार्टूनिस्टों को सोचना चाहिए। खाली पॉलिटिकल कार्टूनी ही नहीं, अब पॉलिटिकल कार्टूनी में जो नेताओं के समाज में जरा ये हो जाता है कि बड़े ताकतवर, अब वो लोगों को भ्रमता कि सब सर्वशक्तिमान है। वो नहीं जानते थे कि सर्वशक्तिमान हूँ कि नहीं। हमारे को किसी संपादक का दबाव कभी नहीं रहा, कभी प्रतिष्ठान का नहीं, बल्कि पत्रकार भिड़ जाते थे कि कानपुर में बनाए कार्टून एक, तो एक कार्टून के लिए पूरे पत्रकार, मतलब रिस्क लेना है वहाँ के पत्रकार अखबार में कोई, तो नहीं तो आपने काग को बैठाला क्यों, जो आपको नहीं छापना था। फिर 12 बजे रात, 1 बजे रात को डिसाइड हुआ नहीं वो कार्टून जाए। तो ये गुंजाइश बन सकती है कि भाई तमाम हर चीज को कार्टूनों में समाहित किया जा सकता है। और हर मैंने शिक्षा शिविरा पत्रिका निकलती थी राजस्थान से, शिक्षा के लिए बनाया, तो उसमें घालमेल नहीं करता था कि कुछ उधर का उठा के उसमें वो प्रतिबिंबित कर दिया, उससे बात कह ली। शिक्षा का है तो शिक्षा के विभाग, शिक्षा के बारे में बात होगी। फिर खेल के लिए खेल भारती सुशील जैन निकालते थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में था ही, तो कभी कभी तो खेल का है तो पूरी तरह खेल का है। खाली हर चीज कार्टून, राजनीति में क्रिकेट भी दिखा रहे हैं तो राजनीतिक उसको स्वरूप दे रहे हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने दो, फुटबॉल को फुटबॉल की तरह रहने दो, शिक्षा को शिक्षा की तरह रहने दो। इस तरीके से तमाम चीजें आयोजित की जा सकती है। अरे काग साहब, हमने तो वास्तु विज्ञान पे कार्टून बनाए, ज्योतिष पे कार्टून बनाए, और तो और ये जो अपना क्या होता है वेलबींग, यानी कि जो ये चिकित्सा विज्ञान है, इस पे भी कार्टून बनाए। अब वो ये समझ लीजिए मजबूरी थी हमारी, भाई पैसा चाहिए रोटी के लिए, तो जहां भी जैसा भी मुझे काम मिला, मैं आपको बिलीव नहीं आएगा, आपको डाबर की एक पत्रिका थी, निकलती थी कोई ब्लैक एंड व्हाइट पत्रिका निकलती थी डाबर की, वो कोई महिला थी मयूर विहार की, वो उसे संपादित किया करती थी। तो उन्होंने मुझको कहा कि भाई इसमें कुछ काम वाम कर दो, तो मैंने कहा भाई होंगे चित्र वित्र होंगे कुछ बनाने, कुछ जड़ी बूटियों के ये सब होंगे, लेकिन उसमें बकायदा उनको मतलब गुंजाइश थी कि कार्टून बन सकते थे, कार्टूनिक सजेशन उसमें दिए जा सकते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जो बात आप इसमें कह रही हैं, इसको मैं एक अपने कार्टून की कल्पना के द्वारा कहूं तो लोगों को ज्यादा अच्छी लगेगी, मजा आएगा देख के। बीमारियों के विषय में हम कोई ऐसी बात कहें कि जो लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब तो वो उनमें उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए उस समय मैंने कई एक कार्टून बनाए थे, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ समय चली पत्रिका, उसके बाद में मैं 1-2 बार गया भी था यहाँ पे। हाँ, तब ये मथुरा में जैसे आप सोशल मीडिया को ले रहे हैं, सोशल मीडिया को ले रहे हैं, तो ये समाज चैलेंज हर समय का एक चैलेंज होता है। अब हमने तो ये भी कोशिश की कि विज्ञापन का एक यहाँ इस क्षेत्र के लिए एक विज्ञापन कार्टूनों को जो कथ्य रहता था सब कार्टून से होते थे, और लोकल विज्ञापन दाताओं के भरोसे अब वो चल निकली, निकाला था। अब जो है मतलब पहले भी आए, जैसे आप ये समझिए शंकर के जमाने से शुरू हुआ था, वो जो किट्टू जो था उनका कैरेक्टर जो एशियन पेंट का था, उसके बाद में ये जो आपके अमूल में जो वो लड़की आई है वो आई है, उसके अलावा भी कुछ एक लोगों ने। अब क्या है कि मल्टीमीडिया के कारण जो है बहुत सारी चीजें एनिमेटेड हो गई हैं, तो अब बच्चे जो मल्टीमीडिया के नए स्टूडेंट्स आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो विज्ञापन जो एजेंसीज जो हैं उनसे कह के बनवाते हैं। अब वो लोग कार्टूनिस्ट नहीं है, वो लोग सिर्फ एक जिसको कहना चाहिए लेबर है। उनको ये न कहिए कार्टूनिस्ट नहीं, कार्टूनिस्ट हैं तभी पूछा जाता है। अब वो अपनी चीजें बनवा रहे हैं, ये तो उनका दायित्व है। और दूसरे ये भ्रम तो नहीं रखना चाहिए, जो एनिमेशन जो समाचार चैनलों में वो दिखा रहे हैं, एनिमेशन का उत्कृष्ट कोटि का है,
लेकिन उसका उपयोग बहुत ही निकृष्ट कोटि का है, प्रोपेगेंडिस्ट के हाथ में है। तो वो दोषी नहीं है, उनको अब प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो यही है, मेरा मतलब है कि अपनी दुकान अब खुद चलानी पड़ेगी। अब वो आप साधन भी हैं, लेकिन असली बात यह है कि अपनी चीज बेचना कैसे, बेचने का मतलब यह है कि उसके कायम रहे, उसका खर्च निकल सकें उसके, तो वो उसके रास्ते निकालने पड़े। लेकिन अब ये कहना तो आसान काम है, करना बड़ा कठिन काम। अब निकालते भी हैं लोग तो कोशिश कर अपना जमाए रहते हैं और फिर अपने संपर्क बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आजकल हर चीज का व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि कोई आदमी अपना इतना सा भी लॉस बर्दाश्त नहीं करता। हम नहीं, जी हाँ बोलिए। आजकल प्रकाशक लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई भी चीज सामग्री को उसको हेर फेर करके वो छापना पसंद करेंगे, हम जैसे लोगों से बनवाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट दिखाई देता है। अब क्या है कि सब चीजों का ध्यान में रख के ही अस्तित्व। और मिलिंद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ मिलिंद जी, आप बोलिए जरा कुछ अपने विषय में। मैं सबसे पहले अपने बारे में बोलने से अच्छा मैं कुछ प्रश्न काजी को पूछना चाहूंगा। एक दो तीन सवाल है, कुछ प्रश्न है और कुछ अपनी जीवनी के बारे में है, तो मैं कुछ पूछूं, दो तीन प्रश्न है वो पूछूं कि आपने शुरुआत जब की तो आपकी प्रेरणा कौन था उस समय जब आपने कार्टून बनाना शुरू किया? तो प्रेरणा कैसे मिली, आपने कार्टून सीखा ये कला सीखी कहाँ से आप? देखिए, एक तो मैं उन्नाव जिला का रहने वाला था, गांव पूरा था, और हमारे पिताजी मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे, जेल भी गए, और उनके दरबार में तरह तरह के लोग आए। अगर अच्छी कोटि का मतलब कोई विद्वान हुआ, कोई संस्कृत का ज्ञाता हुआ, कोई फारसी का ज्ञाता हुआ और अंग्रेजी का जानकार हुआ, तो वो सब उनके दरबार में आया करते थे। और मेरी आदत थी, जबकि माँ बहुत नाराज रहती थी कि वो वहीं घुसा रहता है थी, लेकिन मैं उनके साथ बैठा रहता था, तमाम चीज़ों से अवगत होता था। दूसरे मेरे बड़े भाई कानपुर में थे, BIC में कार्यरत थे, तो हफ्ते हफ्ते आते थे संडे को कानपुर, वहाँ से करीब 20 किलोमीटर बैठता था, साइकिल से ही निकल आते थे। तो और साइकिल ही माध्यम था उस समय। तो हफ्ते भर के अखबार ले आते थे, तो उसको देखता था। लेकिन अखबारों में तब कार्टून होते नहीं थे। आज अखबार में शायद कांजीलाल जी बनाते थे और होते थे पॉकेट कार्टून या कुछ। लेकिन जो मैगजीन्स आती थी, हिंदू पंच होता था, सरस्वती होती थी, चांद होता था, ये लोग उद्धृत करते थे डेविड लो वगैरह के कार्टून हिंदी में। तो मुझे ये लगता था कि तमाम बातें जो ये समस्याएं हैं, और वो हम इनके माध्यम से कह सकते हैं। फिर कई बार हमने कार्टून वार्टून खींच दिया, कहीं पे हमको फेवर मिल गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं एडमिशन करना हुआ कहीं वो, तो उसी कैरिकेचर तो लगा कि ये एक माध्यम बन सकता है। फिर एक विष्णु त्रिपाठी हैं पत्रकार, उनके साथ में नरेंद्र मोहन से मिला, पेंसिल से बना के कार्टून ले गया था। उनको अपील किया, तो शायद जो पहला कार्टून ये था, राष्ट्रपति चुनाव होना था, उसमें एक दूसरे का हाथ देख रहे हैं, जो मतलब अपने को जो उम्मीदवार बनना चाहते थे, एक दूसरे का हाथ देख रहे हैं। उसके बाद वो सीमांत गांधी आए हुए थे, उनके ऊपर मैंने कार्टून बनाया, बड़ा सा सीमांत गांधी को बना दिया, और तमाम देशी वो नेता हैं, सब प्राइम मिनिस्टर से लेकर, वो हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, बहुत बहुत छोटे से छोटी। अब वो कार्टून नरेंद्र मोहन जी ने छापा। अब उनको अपील किया, लोगों को अपील किया, बल्कि उन्होंने बहुत लोग डरते भी थे उनसे, पत्रकार या जागरण के कर्मचारी। लेकिन उन्होंने अपनी संपादकीय मीटिंग में कहा कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बनाया।
उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, और सिलसिला इतना शुरू हो गया कि देखो मैंने जो भी किया मिलिंद जी, वो इसलिए कर पाया कि उन दिनों पत्रकारिता के लोग आते थे। ऐसा नहीं कि व्यवसायिक नहीं थे, नरेंद्र मोहन व्यवसायिक थे, लेकिन पत्रकार ज्यादा थे। उनमें एक एम्बिशन था कि हम अच्छा अखबार निकालें। शायद दिल्ली के अखबार भी उतनी अच्छी नहीं नई दुनिया निकलता था, साफ सुथरा अखबार निकलता था, लेकिन वो आधुनिक सोच नहीं थी जो नरेंद्र मोहन ने थी। अब वो संपादकों में तब DF करक्का, करंजिया, नरेंद्र मोहन, कर्पूरचंद कुलिस, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, रघुवीर सहाय, सुरेंद्र प्रसाद, प्रताप सिंह, उदयन, सत्येंद्र कुमार गुप्त राज के मालिक थे। शिवरतन थानवी निकालते थे शिविरा पत्रिका, सुशील जैन, इन सब के लिए कार्टून बनाना, सब ज्यादा से ज्यादा सम्मान दिया। बल्कि जो टीवी के कार्यक्रम होते थे अंग्रेजी में, न्यू वेव, करंट, ब्लिट्स, ऑर्गेनाइजर, शंकर वीकली, सब ये छाप रहे थे। और स्थिति ये होती थी, ऑर्गेनाइजर पे भी हमारा कार्टून लगा हुआ है मुख पृष्ठ पर, और पैरेलल ब्लिट टंगा हुआ उस पे भी लगा हुआ, ये स्थितियां आ जाती थी। फिर लखनऊ से साने सहारा निकाला, राष्ट्रीय सहारा के पब्लिकेशन था पहला। उन्होंने हाफ पेज, मतलब टैबलेट साइज था, तो हाफ पेज में मेरा कार्टून छापना शुरू किया। तो उसके बाद बहुत बड़ा सिलसिला, बहुत सम्मान दिया, बहुत श्रेष्ठतम लोगों में गिनती होने लगी। बातों बातों में कपिल देव, ये सब उसमें हमारा भी शूटिंग हुई। मयूर विहार में तब रहता था। और ये एक समय के साक्षी उषा महाजन ने लिखी थी किताब। इसमें 10-15 लोगों को शामिल किया था, खुशवंत सिंह, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, प्रभास जोशी, विद्यानिवास मिश्र, कर्पूरचंद कुलिस, सुरेंद्र प्रताप सिंह, अरुण शौरी। तो हमारा भी नाम उसमें शामिल था। फिर वो पहले तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के 2 पेज का था, पूरा 2 पेज भरा।